ड्रग एडिक्शन, आइस, क्या आप भी इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं? इसका छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? फ्रेंड्स नशा कर रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स में रहने के लिए उनको देखा देखी नशे की तरफ आ जाते हैं। इनको कैसे बचाया जा सकता है? पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जो नशा है एक बीमारी है। आज बच्चे से ऊंची आवाज में बात कर लेंगे, घर पे शिकायत आ जाती है। मर्दों को रोना अलाउ है? हमारे यहाँ पे मर्दों को समझा नहीं जाता, उनको सुना नहीं जाता। टॉक्सिक माँ बाप, क्या ये कहना गुनाह है? मतलब पेरेंट्स के भी फैसले गलत हो सकते हैं। सबको परफेक्ट लाइफ क्यों चाहिए? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे हमें जो दिखाया जाता है आपको पता है फेक है। मुआशरे में बढ़ता हुआ नासूर, ड्रग एडिक्शन, आइस, क्या आप भी इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं? इसका छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? इन तमाम तर चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलाइका तारिक, जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं, और इन चीज़ों से, नशे से किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। आजकल यूथ में आइस और वीड काफ़ी कॉमन हो गया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ से शुरू होती है? क्या कोई ये रिलेशनशिप के बाद जाके ये लोग इन चीज़ों की तरफ जो है वो रागिब होते हैं, मतवज्जो होते हैं? समझ नहीं आ रही ये चीज़ें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है कि कहाँ से शुरू होती हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद, तो इसकी जो मेजर वजह है कि स्ट्रेस की वजह से बहुत लोग आजकल शुरू कर रहे हैं। आइस हो गया, वीड हो गया, या किसी भी किस्म का नशा हो गया। क्योंकि जब हम किसी भी किस्म का नशा करते हैं, उससे हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी आती है, खुशी महसूस करते हैं, हमें बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है। लेकिन ये कुछ टाइम की खुशी होती है। तो स्ट्रेस से निकलने के लिए भी हम नशे की तरफ जाते हैं। उसके अलावा कंपनी आजकल अगर हमारी सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके फ्रेंड्स नशा कर रहे हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स में रहने के लिए उनको देखा देखी नशे की तरफ आ जाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है हर बंदा ही सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो सोशल मीडिया पर नशे को बड़े अच्छे अंदाज में दिखाया जाता है। बिल्कुल। उसको बड़े दिखाया जाता है कि बड़ा वो पॉजिटिव चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, और बड़ा एलीट क्लास लोग ये नशा यूज़ करते हैं। तो हमारी जो यंग जनरेशन है, आपको पता है उसकी आदत है कॉपी करना, देखना सोशल मीडिया पे जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चक्कर में वो नशे का इस्तेमाल शुरू करते हैं। और आइस हो गया, वीड हो गया, ये एक ऐसा नशा है जो आप एक दफ़ा भी कर लें तो आपके दिमाग पे इस तरह का असर होता है कि आप बार बार, आपको तलब महसूस होती है, बार बार दिल करता है, आपके दिमाग के केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आप बार बार उस खुशी को, उस पॉजिटिविटी को फील करने के लिए उस नशे को इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं सुकून बहुत मिलता है, और लेकिन ये सुकून किस हद तक महंगा पड़ सकता है, और इसका जो लॉन्ग टर्म असर है वो किस बिल्कुल। हद तक इफेक्टिव है, वो ज़रा बताइएगा। ये जो सुकून है, ये खुशी है, ये बहुत थोड़े टाइम की होती है। जैसे मैंने बताया ना, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा डेंजरस आपके लिए हो सकता है। ये आपके दिमाग के केमिकल्स को इम्बैलेंस कर देता है। कुछ केमिकल होते हैं जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, मेलाटोनिन है, हमारे नींद का जो हार्मोन होता है, उसको ये इम्बैलेंस कर देता है। जिसकी वजह से हमारी नींद, हमारी भूख डिस्टर्ब हो जाती है, मेमोरी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद। उसके अलावा हमें बहुत डेंजरस हद तक, जैसे शक शुबात वाले ख़यालात आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे जिस्म में। उसके अलावा ये कि हमें बहुत ज़्यादा मनफी ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है हर बंदा हमारे ख़िलाफ़ है, हमें नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। जब आपको पता है ऐसे ख़यालात आएँ, तो गुस्से में हम किसी को मार भी सकते हैं, ख़ुद को भी कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो एट दी एंड नशा इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि आपको मौत तक लेके जा सकता है, जब आपके जिस्म के ऑर्गन्स ही ठीक नहीं है। और जब आपको पता है कि आपकी मेमोरी, आपकी थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियत अफेक्ट हो रही है। जब आप नशा करते हैं, आपको पता है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, सांस में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं आइस या वीड की वजह से ना। तो उससे जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आना शुरू होती हैं, आपके दिल डिस्टर्ब हो रहा है, आपके फेफड़े, आपके गुर्दे, हर चीज़ जब डिस्टर्बेंस आ रही है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है। आपने जहाँ पे 10 साल जीना है, वहाँ पे इससे 5 साल पे आपकी लाइफ आ जाती है। तो ड्रग देखे कितना ज़्यादा डेंजरस है, किसी भी किस्म का है अगर। इवन यहाँ पे हुकूमत ने भी काफ़ी अच्छा इस पे एक्शन लिया है। इवन सीसीडी काफ़ी हद तक जो हम्म। मंशियात के माफिया है, इन पे खिलाफ बिल्कुल। एक्शन भी ले रही है। लेकिन वो तो ठीक है, इनको रोक रहे हैं, लेकिन जो लोग लग चुके हैं हम्म। इनको कैसे बचाया जा सकता है, वो मेरे ख्याल में आप लोग बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मेरा पेरेंट्स के लिए ये है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जो नशा है एक बीमारी है। और जो बच्चे लग गए हैं, उनको बजाय ताने देने के, बजाय उनको ये कहने के कि नशेई है, उनको अकेला छोड़ देते हैं सम टाइम पे उनके दोस्त या फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स। तो उनको उस टाइम पे सपोर्ट चाहिए होती है, प्रॉपर इलाज चाहिए होता है। उनको किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करवाएं, जहाँ पे उनका मुकम्मल इलाज होगा, क्योंकि घर पे बैठ के नहीं वो छोड़ सकते। मतलब वो अपनी अकेली विल पावर के साथ नहीं छोड़ सकते। नहीं, क्योंकि नशे की वजह से ना कुछ आपको अलामात आती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर लोग जब नशा छोड़ते हैं,
वो कहते हैं हम छोड़ नहीं पाते, हमारे जिस्म में दर्द होता है, हमें बेचैनी होती है। तो प्रॉपर जब ट्रीटमेंट की जरूरत है। एग्जैक्टली अगर बच्चा लग चुका है तो उसको कैसे जज कर सकते हैं, और फैमिली इसमें किस तरह का उसको रोल प्ले करना चाहिए? कि सम टाइम होता है वो फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, वो बच्चा भी नहीं बता सकता, और इवन वो छोड़ना भी चाह रहा है, हम्म लेकिन उनको पता है कि फैमिली को बता दिया तो वो फिर काफ़ी हद तक वो उसकी पिटाई भी होगी, उसको कुट भी लगेगी। बिल्कुल और जो हमारी पंजाबी फैमिली में वो जो ये कुट मार है वो इतनी कोई ईजी नहीं होती, वो बिल्कुल इवन हड्डियाँ तोड़ने तक भी जाती है। तो इस हम्म हाथ इस मतलब जो सारे सर्कल में फैमिली क्या रोल प्ले कर सकती है? अच्छा, फैमिली को सबसे पहले तो समझना चाहिए एक ऐसा इशू है जो आजकल हर जगह हो रहा है। तो आपको देखना चाहिए कि अगर आपका बच्चा भी इस मसले में है, उसकी रूटीन में चेंजेस आ रही हैं, डिस्टरबेंस आ रही है, वालिदैन को अंदाज़ा हो जाता है कि अगर उनका बच्चा पहले 2 घंटे बाहर गुजारता था, अब 4 घंटे बाहर गुजार रहा बिल्कुल है ऐसे ही है। या अकेले गुजार रहा है, तो पता चल जाता है सबको। उनकी नींद में अगर वो खाना नहीं खा रहा आज, या फिर देर तक जाग रहा है या देर तक सो रहा है, उसके मूड में, रवैये में, आपको पता है कि इंसान का रवैया ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है, अगर उसमें तब्दीली आपको लग रही है, महसूस हो रही है, वो वालिदैन के लिए भी ये है और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, तो उनको नोटिस करें, उनको ऑब्ज़र्व करें। और अगर आपको अंदाज़ा हो गया कि बच्चा इस तरह के नशे की तरफ आ गया है, तो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसका टाइम पे इलाज करवाएं, बजाय इसके कि उसको जज करें या उसको टॉन्ट करें, क्योंकि इस तरह से बच्चा घबरा जाता है, बच्चा सीखता नहीं है चीज़ें। बिल्कुल। और ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं बच्चा बागी हो जाता है आपसे, वो कहेगा कि मुझे तो कोई समझता नहीं है, मैं और ज़्यादा नशे की तरफ जाता हूँ, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेता हूँ। इन तमाम तर चीज़ों में मेरे ख्याल में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इफेक्टिव करते हैं। हुँ, तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? हुँ, और क्या हर लड़ाई का जो मतलब है वो रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो पा रहा है, या मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं हुँ, वो हुँ। कैसे मतलब एक दूसरे के इंटरलिंक करती हैं? ठीक है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो हमारा होता है कि उसमें होता है कि अगर आपको लग रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है, आपका पार्टनर है, आपको समझ नहीं रहा या हर टाइम अपनी ही चला रहा है। क्योंकि एक रिलेशनशिप तभी अच्छा होता है जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख़्याल रख रहे हैं। अब जब ये चीज़ें नहीं हो रही, ट्रस्ट नहीं कर रहा आपका पार्टनर आप पे, बिल्कुल ऐसे ही। आपको बार-बार चेक कर रहा है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना, हर टाइम आप पे ज़्यादा ही नज़र रख रहा है, आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करने दे रहा। तो ये जब इस तरह की चीज़ें रिलेशनशिप में आ जाती हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप, आपको फ़ील होता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है। क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा तभी होगा जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, दोनों के राइट्स, दोनों की नीड्स का ख़्याल रखा जाएगा। अगर जस्ट एक की सारी चीज़ें मानी जा रही है, बातें मानी जा रही हैं, तो वो रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप ही कहलाएगा। लेकिन ब्रेकअप के बाद एंग्जायटी और ये डिप्रेशन को कैसे हुँ, हम हुँ। डील कर सकते हैं? ठीक। नॉर्मली यही हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के बाद या जब वो हुँ, बंदे का हुँ। हार्ट ब्रेक होता है वो फिर हुँ, सिगरेट हो गया, चर्स हो गई, आइस हो बिल्कुल। गई, इन चीज़ों पे लगता है। तो इस तमाम तर जो सिनेरियो क्या हाल है? अच्छा, जब हम ड्रग्स या आइस की तरफ जाते हैं तो उससे ये होता है कि आपको ज़रा वक़्ती आप उस चीज़ से निजात की तरफ छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन लंबे अरसे तक तो आपके लिए मसाइल बन रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि ज एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन उस टाइम पे अगर आपको हो रहा है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप किसी प्रोफ़ेशनल से कंसल्ट करें। दूसरा ये कि अपना कोई अच्छा जो दोस्त है आपका, कोई भी, वो मेल फ्रेंड, कज़न्स, कुछ भी हो सकता है, फीमेल या मेल फ्रेंड्स जो आपके क्लोज़ हैं, अपने पेरेंट्स से बातचीत करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से चीज़ें। जब आप शेयर करेंगे आपको अच्छा फ़ील होगा। दूसरा ये कि जो पर्सन जिससे आपका रिलेशनशिप था, उसको कंप्लीटली आप ब्लॉक कर दें या क्लोज़ कर लें उसकी साइड से। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, अच्छा, फ़ोन में उसकी पिक्चर्स रखी हैं, अकाउंट फ़ॉलो किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, जिससे आपकी फीलिंग्स बार-बार जनरेट होती जनरेट हैं। हो रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे ही। एक वर्ड होता है ना, ज़ख्म को और बार-बार उखाड़ के देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल। उसको कंप्लीटली कट ऑफ कर दें और अपनी एंग्ज़ायटी पे वर्क करें। उससे किसी किस्म का ताल्लुक ना रखें। लोग वो टॉक्सिक पर्सन को मतलब छोड़कर दोबारा फिर से उसके पास वापस भी जाना चाहते हैं, हुँ, हुँ। और लेकिन वो उसके साथ-साथ इतनी गलतियाँ कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को ये जो नशे जैसी लानत है इसमें भी एग्ज़ैक्टली। लग जाते हैं। हुँ, तो हुँ। ये सर्कल की समझ नहीं आ रही कि उसके बाद वापस भी आप जाना बिल्कुल। चाहते हैं। अच्छा, एक पर्सन से हमारा ताल्लुक़ रहा होता है, उससे हमारा साइकोलॉजिकली भी और हमारी कुछ इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। हमारी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आप सो रहे हैं तो आप मैसेज कर रहे हैं, उठ रहे हैं तब मैसेज कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल। एक आदत बन जाती है उस चीज़ की। और ऑब्वियसली जब आदत इतनी आपकी जल्दी चेंज होती नहीं है, रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया, फिर भी आपके दिल में कहीं न कहीं होता है कि हमें शायद वो दोबारा मैसेज कर ले, दोबारा आ जाए। तो इसलिए हम बार-बार उसी की तरफ जाते हैं कि हमें उसकी आदत होती है, कहीं न कहीं हमारी अटैचमेंट होती है इमोशनली भी, और ओवरऑल हम, ये होता है कि उस पे डिपेंड करने लग जाते हैं। तो ये रीज़न होती है कि हम बार-बार उसी की तरफ ही जा रहे होते हैं। लेकिन हम प्रॉपर, जिस तरह से मैंने ट्रीटमेंट का पहले बताया, थेरेपी का बताया, उससे हम बाहर आ सकते हैं। अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी और उस पार्टनर से भी हम दूर हो सकते हैं। तो इसमें ये भी है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो ओवर शेयरिंग करते हैं, हुँ, हुँ। वो भी फिर कल को आपको कहते हैं भुगतना पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक
किस हद तक जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करती है अगर आप ओवर शेयरिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर के बिल्कुल। साथ? अच्छा, ओवर शेयरिंग का जो मामला है वो आपके हर रिलेशनशिप में बड़ा डिस्टर्ब करता है। वो मुख्तलिफ तरह से करता है। आप ओवर शेयरिंग कर रहे हैं, सम टाइम आपका पार्टनर तंग आ जाता है आपसे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप अपनी फैमिली की बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ की डेली बेसिस पे अपना कोई रोना-धोना शेयर कर रहे हैं। तो उससे वो होगा कि इसका तो हर टाइम का, वो आपकी बातों को इतना नोटिस भी नहीं करेगा। लाइक मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, आप अपने एक फ्यूचर या गोल की तरफ पैशनेट है, हुँ। लेकिन वो जो आपके दूसरा बंदा अटैच है, वो वो अपने इवन पास्ट की हर अपनी वक्त कोई वो एक कहानी इस तरह की सुनाना कहानियां शुरू कर सुनाता रहा, दिया वो अगला उसने। बंदा भी आवाज आ रहा हो। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। और ओवर शेयरिंग का एक और जो मेजर नुकसान होता है कि वो कहीं न कहीं पास्ट में जाके आपको कभी-कभार टॉन्ट भी कर देते हैं, जो आपका पार्टनर है, कि अच्छा ये आपकी लाइफ तो शायद गुज़री ऐसी है, या आप तो रिलेशनशिप को हैंडल ही नहीं कर सकते। क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज रिलेशनशिप में रेड फ्लैग हैं या सपोर्ट करना चाहिए इसको? अच्छा, कुछ जो इश्यूज़ हैं जैसे डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बंदे को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो लो फ़ील कर रहा है, उसको आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए उससे निकलने के लिए। और अगर हम कहें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ समहाउ रेड फ्लैग भी हैं अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जा रहा। बिल्कुल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इस इश्यूज़ को यूज़ करते हैं कि अच्छा मेरा तो मसला है, मुझे गुस्सा आ जाता है। अपना ट्रीटमेंट हर बंदे को करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एज़ अ ये समझते हैं कि मेरे मसला है तो मुझे सपोर्ट किया जाए, और वो नेगेटिव सेंस में सपोर्ट ले रहे होते हैं, वो रेड फ्लैग है। लेकिन अगर पर्सन ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसको वाक़ई आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सपोर्ट कराना चाहिए। बल्कि अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ढाल नहीं बनाना चाहिए अपने गलत रवैये की, वो रेड फ्लैग फिर हो जाता है। सबसे बड़ा अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हुँ। सोशल मीडिया है, जिसका हुँ, ऑलरेडी हुँ। हम जिक्र भी कर चुके हैं। आजकल हर दूसरे बंदे में एंग्जाइटी का जो वो मतलब पेशेंट है, हुँ, वो हुँ। मानना नहीं है हमने, क्या हम हैं, नहीं है, बिल्कुल। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सोशल मीडिया का इस पे कितना किस हद तक असर पड़ रहा है? अच्छा, सोशल मीडिया इसमें मैं पहले भी कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है बच्चों के लिए, हमारी हर एज के लोगों के लिए। नो डाउट सोशल मीडिया पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है, लोग देख के कंपेयर करते हैं अपने पास जो चीज़ें हैं जो दूसरों के पास है, उस चीज़ को जब कंपैरिजन आता है, ऑब्वियसली आपको अंदर नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। दूसरी जो चीज़ है, आप आइडियलाइज़ कर रहे होते हो, फ़र्ज़ करिए अपनी लाइफ में कि अच्छा फलाने के पास गाड़ी है, वो उसकी लाइफ ऐसे चल रही है, उसका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। आजकल आपको पता है रील्स चल रही है बड़ी अच्छी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से हो गई। अब जब वो नहीं एक्सपेक्टेशन पूरी ऊपर से होती, एआई का दौर भी है। एग्जैक्टली, तो उससे आप डिप्रेशन और स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। क्या हर उदासी डिप्रेशन होती है या दोनों में फ़र्क होता है? बिल्कुल, दोनों में बहुत गहरा फ़र्क होता है। हमें लगता है कि अच्छा हम थोड़ा सा उदास बैठे हैं, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन और उदासी में फ़र्क है। डिप्रेशन एक मुकम्मल बीमारी है जिसको इलाज की ज़रूरत होती है। आपको एक स्पेसिफिक अरसे तक, जो मतलब आपको सिम्पटम जब आते हैं, परेशानी होती है, उदासी रहती है, आप अपनी किसी खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे होते, बिल्कुल। तो फिर आप डिप्रेशन की तरफ, आपकी रूटीन अगर डिस्टर्ब हो रही है, आपको कोई मनफी ख़्यालात, सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, वो डिप्रेशन होता है। उदासी तो हमें ये होता है कि अच्छा अभी उदास हुए, हम शाम को कोई खाने पीने चले जाएंगे, मूड हमारा बेहतर हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन में आप चीज़ों को बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, समटाइम मैं भी समझता हूँ कि मैं ना काफ़ी ओवरथिंकिंग करता हूँ, हम्म। तो इसके इससे निकलने का जो कोई ऐसा तरीका का हो हम्म। ताकि ऑडियंस भी सुन सके, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा लगता है कहीं बैठा-बैठा ना बंदा खो गया है और वो हम्म। ओवरथिंकिंग में काफ़ी हद तक आगे डीपली चला जाता है। तो उसका रियलिस्टिक वे में कौन-सा ऐसा तरीका है जो हम अच्छा, ओवरथिंकिंग सबसे पहले तो जहाँ पे आप करें वहीं पे स्टॉप करके अपनी जगह को चेंज कर लें। जब हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है तो हमारी ओवरथिंकिंग वहीं पे स्टॉप हो जाती है। आप थोड़ा सा चलना फिरना शुरू करें, बात करना शुरू करें। अगर बात करने के लिए कोई नहीं है, थोड़ा सा उसको लिखना शुरू कर दें। अपनी पसंद का कोई भी थोड़ा सा काम शुरू कर लें, कोई म्यूज़िक लगा लिया, कोई मूवी लगा ली, कुछ स्नैक्स खाना शुरू कर दिए। थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट करें, उसको वहीं पे बैठे बैठे सोचते हम स्टॉप ही नहीं करते, वहीं बैठे रह जाते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमें बहुत पॉजिटिव कर देती हैं। काफ़ी हद तक मैंने 1-2 दोस्तों को भी देखा जो मेरे साथ कोलीग्स हैं, तो वो उनको ना कहते हैं जी एंग्ज़ायटी अटैक्स आए हैं। हुँ, हुँ। तो इससे उस वक़्त बंदे को ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए? अच्छा, एंग्ज़ायटी अटैक या पैनिक अटैक्स बेसिकली इसको कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपको गहरे साँस लेने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है साँस आपका थोड़ा-सा डाउन हुआ होता है, साँस चढ़ा होता है। गहरे साँस लें, थोड़ा-सा वॉक वगैरह करें, पानी पिएँ, और अपने आप को ये यकीन दिलाएँ कि ये जो थोड़ा-सा टाइम की एंग्ज़ायटी होती है, हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसमें वो जो 2-4 मिनट की एंग्ज़ायटी होती है वो लंबी चली जाती है। उस टाइम खुद को बताएँ कि ये एंग्ज़ायटी जो है ये ख़त्म हो जाएगी, ये आपके अपने बस में होती हैं चीज़ें। ठीक है? तो अपने आप को ये चीज़ एहसास दिलाएँ कि ये जो थोड़ा-सा टाइम है, उसमें मैंने पॉज़िटिव खुद को कर लेना है, थोड़ा चलना-फिरना शुरू करें, गहरे साँस लें, डीप ब्रीथिंग वगैरह करें, अपनी बॉडी पे फ़ोकस करें ज़रा कि कैसे खुद को ईज़ी करना है। उस पे घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ सकते हैं या कोई और भी चीज़ें हैं जो इस हवाले से हेल्प करती हैं हमें? डिप्रेशन, जी, जी, एंग्ज़ायटी को डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी को।
अच्छा, अगर आपका डिप्रेशन कम लेवल पे है, एंजाइटी थोड़ी है, तो आपको थ्रू थेरेपी या थ्रू आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसको डील कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये कि अगर आपकी बढ़ गई है, आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया या आपके हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्ट्रेस का लेवल बहुत बिल्कुल। ज़्यादा है, तो सम टाइम आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, जो आपके जो स्ट्रेस लेवल है, आपके मूड को ज़रा बेहतर करती है, बिल्कुल। रूटीन को बेहतर करने में हेल्प करती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं स्लीप हुँ, हुँ। डिसऑर्डर्स या नींद का ना आना। नींद ना आने का जो मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक है? अच्छा, ये डिफरेंट तरह से रिलेट करता है। नींद ना आने की वजह से भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से भी नींद नहीं आ सकती। तो इसमें ये दोनों तरह से रिलेट हम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिस तरह से डिप्रेशन है, उसमें आपको सोचों की वजह से नींद नहीं आती। कुछ ड्रग्स जैसे ड्रग्स के इश्यूज़ हैं, उसमें आपको नींद नहीं आती। बहुत सारे बाकी भी बाइपोलर डिसऑर्डर एक होता है हमारी टर्म में, तो उसमें भी आपको नींद कई दिन तक या नहीं आ रही होती। और दूसरा ये है कि अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे, वो काम की वजह से है, किसी भी वजह से है, तो भी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपको पता है कि आप ज़्यादा अरसे तक जब नींद नहीं पूरी लेते, तो आपको थकावट, जिस्म में बेचैनी महसूस होती है, जिससे आपको कोई बड़ा मसला बन सकता है। बिल्कुल। अभी जो सबसे बड़ा जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो हुँ, जो है मोस्टली हमारे जनरेशन का लेट नाइट तक फ़ोन यूज़ करना। फ़ोन यूज़ करना ये और बहुत। इसका जो मेजर यूज़ करने का रीज़न है और वो किस हद तक इफ़ेक्टिव हो सकता है बंदे के लिए, वो हुँ। थोड़ा-सा ज़रा ओवरव्यू दीजिएगा। अच्छा, मोबाइल फ़ोन हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और उसमें ना एक स्पेसिफ़िक लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है या व्हाइट लाइट मोबाइल फ़ोन की होती है। वो हमारे ब्रेन का जो स्लीप वाला हार्मोन है, मेलाटोनिन उसका नाम होता है, उसको डिस्टर्ब करता है, जिससे हमें नींद नहीं आती। और वो मोबाइल फ़ोन आपको पता है एडिक्टिव भी है। आप एक रील देख रहे हैं, स्क्रॉल करते-करते आपको नहीं पता कब 3 बज गए, कब 4 बज गए, तो नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए मोबाइल फ़ोन का लेट नाइट इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है और क्या कोई सुपरनैचुरल चीज़ है या कुछ साइंटिफिक है ये? ये साइंटिफिक है, सुपरनैचुरल ऐसा कुछ नहीं है। हमें कभी-कभार आपने देखा होगा रात को एकदम झटका सा लगता है या फिर रात को ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ चल रही है हमारे ऊपर, कुछ इस तरह के मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। तो सम टाइम क्या होता है हमारी बॉडी जब स्लीप में हम होते हैं, हमारे पार्ट्स आपको पता है कि डाउन होते हैं, हमारी ब्रीथिंग रेट भी थोड़ा डाउन होता है, सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे अगर हमारी आँख खुल जाए उस प्रोसेस के दौरान, तो वो ऑब्वियसली जब डाउन फंक्शन आपसे उठा नहीं जा रहा होता, आप उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, हम डर जाते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है शायद कोई जिन का असर है या कोई इस तरह के मुख्तलिफ ख़्यालात आते हैं। लैक ऑफ स्लीप का जो मूड है और मेमोरी और कंसंट्रेशन पर इसका क्या असर पड़ता है? बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ स्लीप स्लीप हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे, तो उससे मुख्तलिफ़ तरह के असर आते हैं। आपको गुस्सा आता है, आपको याद नहीं रहती चीज़ें जब आप अटेंशन नहीं दे पाते। नींद पूरी नहीं है, आप अपना भी देखें कि आपको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे बिल्कुल से ऐसे कोई ही है। काम नहीं हो रहा, मेरे से ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब जब ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियसली आपकी मेमोरी अफ़ेक्ट है, रूटीन अफ़ेक्ट है, सुस्ती है तो आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम आ रही है, सर बिल्कुल दर्द ऐसे ही हो है। रहा है। तो इस तरह से नींद का ना आना बहुत या फिर नींद की कमी बहुत डिस्टर्बेंस के बाइस बन सकती है आपके लिए। एक हेल्थी स्लीप जो रूटीन बनाने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं ऑडियंस को? ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले तो ये कि अपनी एक रूटीन बनाएँ चीज़ों की। जो अगर आप आज 10 बजे सो रहे हैं, कल आप 12 बजे सो रहे हैं, तो जब आपकी बॉडी को आदत नहीं हो रही उस तरह से बिल्कुल ऐसे सोने ही है। की ना, अपनी एक रूटीन बनाएँ। दूसरा कोशिश करें कि आप जहाँ पे सो रहे हैं, बेशक बेड है, चारपाई है, कुछ भी है, कंफर्टेबल अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पिलो अपने एक साइज़ का रखें। ये ना हो कि आप बहुत ऊँचा कि आप अनकंफर्टेबल सारी रात आप सेट ही करते रह गए हैं। दूसरा ये है कि लाइट्स आप नॉर्मली कोशिश करें डिम रखें। बिल्कुल। और मोबाइल फ़ोन या इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल ना करें। रात को सोने से पहले ज़्यादा तकरीबन 2-3 घंटे पहले अपना खाना खा लें, बिल्कुल। ताकि आपका खाना भी हज़म हो जाए। चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल रात में ज़्यादा ना करें। अगर आपने नहीं जागना, सोने की कोशिश करें तो वो ना करें। कुछ मैं चाह रहा हूँ कि आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करें। आइस ड्रग्स का शिकार होते हैं, तो इनके लिए आप एक क्या लेसन देना चाहेंगे? क्योंकि आपके सामने डिफरेंट किस्म की डेली बेस पे ना एग्जांपल्स आती हैं। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्रग के केसेस देखे हैं बिकॉज़ मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में वर्क कर रही हूँ। तो इसमें मेरे पास मोस्टली डॉक्टर्स भी आए हैं, बहुत पढ़े-लिखे डॉक्टर्स भी आए हैं, जिनको आइडिया ही नहीं होता कि उनसे ड्रग से उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरा, उनको ये नहीं अंदाज़ा है कि उनके बच्चे हैं छोटे-छोटे जिनका उन्होंने रिस्क कमाना है। वो बस नशे की तरफ है, उनकी रूटीन डिस्टर्ब है, उनको कोई इस चीज़ की ख़्याल नहीं है कि वालिदैन हैं, बहन-भाई हैं। मतलब वालिदैन ने कितनी मुश्किल से उनको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, जिस भी काम के लिए भेजा हुआ है। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने केसेस ऐसे देखे हैं कि उनको बस नशे की परवाह है और किसी चीज़ का उनको ख़्याल नहीं है। तो मेरा ऐसे लोगों को मैसेज है कि अगर आप नशे की तरफ गलती से चले भी गए हैं तो फ़ौरन कोशिश करें कि अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, बिल्कुल। अपनी फैमिली को बताएँ कि आपके साथ ये मसला है। और फैमिलीज़ को भी मेरा ये मैसेज है कि अगर आपका बच्चा आपके घर में कोई भी नशे की तरफ आ गया है तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट से ये चीज़ें मुमकिन है ना, नहीं तो बिल्कुल ऐसे इंसान ही है। अकेला महसूस करेगा। अच्छा, कुछ मेरे पास ये बोल्ड टॉपिक्स भी हैं, इन पे काफ़ी देर अगर हम बात करना चाहे कर सकते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। ये हम थोड़ी-थोड़ी डिस्कशन इन पे भी कर लेते हैं। हुँ। व्हाई इज़ जेन ज़ी सो सैड?
ये मुझे लगता है कि शायद जेंजी सैड अपनी वजह से है, कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, लोगों से कंपैरिजन, एक दूसरे को देखना, हसद करना कि फ़लाने ने गाड़ी ली है, मैंने कुछ नहीं लिया अभी तक, या उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। और हमने कंपटीशन बहुत बना लिया कि अच्छा फ़ोन मेरे पास महंगे से महंगा होना चाहिए, आईफोन गाड़ी होना महंगे चाहिए। से महंगी होनी चाहिए, एग्जैक्टली। और दूसरा रिलेशनशिप्स हमारी, कुछ हमने ऐसे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट कर लिए हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से हमें फिर उदासी होती है जब हम वो अचीव नहीं कर पाते। दूसरा, ये हर दूसरा बंदा एंजाइटी का शिकार है, हम्म। तो ये मतलब क्यों इस चीज़ में मुब्तला है? अच्छा, एंजाइटी का शिकार इसलिए भी, क्या एक तो हम सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हम लोगों को, हमें थोड़ी सी बात कह देते हैं। पहले आपको पता है कि बच्चों को मार भी लेते थे तो कोई फ़र्क नहीं खास फ़र्क नहीं पड़ता पड़ता था। था। आज बच्चे से ऊंची आवाज़ में बात कर लेंगे, घर पे शिकायत आ जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, तो बच्चों को शायद सेंसिटिव पेरेंट्स ने भी कर दिया, कुछ बच्चे खुद भी हो गए हैं देख देख के एक दूसरे को। तो एंजाइटी के मसाइल तब बढ़ते हैं जब आप इमोशनली ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इमोशनली ज़्यादा फील कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो हमारी जो जनरेशन है आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई है कि थोड़ा सा कह दें वो वहीं पे रो पड़ते हैं। डॉक्टर ने भी हाँ अक्सर ज़िक्र करती हैं और वो बड़ी मर्दों की ना सपोर्ट करती हैं। एक उस वाले से मेरा ना अहम बिल्कुल। क्वेश्चन है कि मर्दों को रोना अलाउ है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मर्दों को रोना ऑब्वियसली अलाउ है, क्योंकि बाकी जैसे फीमेल्स ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उन मर्दों के भी इमोशंस हैं। बिल्कुल ऐसे। सम टाइम वो भी डिस्टर्ब होते हैं। जैसे आपने लास्ट डेज में देखा होगा, एक पर्सन ने सुसाइड की थी, सीए का वो था, सीए था आई गेस, मुझे नेम नहीं अभी याद आ रहा। हुँ, हुँ। और उन्होंने सुसाइड की क्योंकि क्या की रीज़न थी सुसाइड की, कि वो शेयर नहीं कर पा रहे थे शायद अपनी फीलिंग्स, या पता नहीं क्या उनके माइंड में चल रहा था। तो मर्दों की भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उनको भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे मर्दों को समझा नहीं जाता, उनको सुना नहीं जाता। हम कहते हैं कि मर्द कमज़ोर नहीं है, वो तो अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उनको भी रोना अलाउ है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, तो हमें बिल्कुल। उनको भी समझना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। वैसे तो ये लाइन थोड़ी-सी हार्श है और इवन ऑडियंस को भी शायद ना पसंद आए। टॉक्सिक माँ-बाप, क्या ये कहना गुनाह है? अच्छा, टॉक्सिक माँ-बाप, ये बड़ी टर्म, आपको पता है कि ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन सम टाइम ये होता है कि पेरेंट्स के भी फैसले गलत हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमेशा ये नहीं होता कि बच्चे ही गलत हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी दफ़ा रिलेशनशिप में बच्चों के फैसले गलत कर देते हैं, बिल्कुल। उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। शादियाँ ऐसे कर देते हैं कि अच्छा नहीं, उससे ही करनी है, हमारे रिश्तों से ही करनी है, या हमारी फैमिली में ही शादी करनी है। अब उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल। वो समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो अब बच्चे की तो पूरी लाइफ ख़राब हो गई। बच्चे के माइंड में तो ये है, अगर कोई पेरेंट्स टॉक्सिक है। दूसरा ये कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सारा कुछ अपने हैंड में रखते हैं, बच्चे को उन्होंने देना ही नहीं है, तो उससे क्या हुआ, बच्चे को आया ही नहीं है कि उसने सोसाइटी में कैसे डील करना है, कैसे लोगों से मिलना जुलना है। ऑब्वियसली ये भी टॉक्सिसिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे हमारे एक्सेप्ट तो नहीं करते पेरेंट्स, लेकिन ये चीज़ें आपके टॉक्सिक बिहेवियर में ही आती हैं। लड़का वो एक अनपढ़ है, वो अपना काम-शाम करता है। बिल्कुल अब ऐसी है। लड़की करना नहीं चाह रही, पेरेंट्स ने कर दिया जी, खाला है तो इसलिए कर देते हैं। हम्म। अब वो लड़की इवन यहाँ तक जी मैं यहाँ घर से भाग जाऊँ और वो सारा दिन डिप्रेशन में भी रहती है और इस तरह बिल्कुल। की चीज़ें वो क्योंकि हमारी कम्युनिटी इस तरह की वो डिस्कशन होती रहती है। हम्म। तो इस तरह की फिर एग्ज़ाम्पल्स भी हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल ऐसी ही इवन है। आपके पास भी इस तरह के केसेस आते रहे बहुत होंगे। ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं कि अच्छा बस कर देंगे तो फिर तो रह ही लेंगे, लेकिन इसकी पर्सन की पूरी लाइफ, अगर वो एडजस्ट कर भी रहा है, तो उसकी फीलिंग्स, जो उसकी जो हैप्पीनेस थी, वो तो डिस्ट्रॉय होगी, ख़त्म होगी उसकी सारी बिल्कुल। लाइफ। लास्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया डिप्रेशन, सबको परफेक्ट लाइफ क्यों चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे हमें जो दिखाया जाता है आपको पता है फेक है, लेकिन हमारा माइंड इस तरह के, हम उसको बड़ा आइडियलाइज करते हैं कि उसकी लाइफ चल रही है, बड़ा अच्छा कपल है ये तो, बिल्कुल। बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है इसकी। तो हमें वो देखते हैं कि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि हमें वही उसी तरह से ही चाहिए, परफेक्ट ही चाहिए। अब हालांकि वो जो लाइफ जो दिखा रहे हैं हमें, वो हमारे से भी शायद उस गलत लाइफ गुजार रहे बिल्कुल। हो, या नीचे की लाइफ गुजार रहे हो, लेकिन हमें एक दिखाया जा रहा है कि बड़ी परफेक्ट चीज़ है, बड़ी फैंटेसाइज किया जाता है इस चीज़ को कि हर चीज़ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। तो उस चक्कर में शायद कभी कभार हम अपना भी रिलेशनशिप, अपनी लाइफ भी ख़राब कर बैठते हैं। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर मलाइका तारिक साहबा की गुफ्तगू सुनी और उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इवन और भी आपको किसी तरह का कोई टॉपिक आप सजेस्ट करते हैं या आप सोचते हैं यार इस पे बात होनी चाहिए थी, तो वो आप अपनी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और हम इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग सी पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे आपके सामने। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।